बॉर्डर पर हिंदुस्तान के एक्शन से पाकिस्तान जबरदस्त दहशत में है और बौखलाए पाकिस्तान ने आज सियाचिन के ऊपर फाइटर प्लेन उड़ाने का दावा किया। मोदी सरकार से के बदले से सकपकाए पाकिस्तान ने अपने एयर चीफ को सियाचिन के बेहद करीब भेजा। आसमान में लड़ाकू विमानों को उड़ाकर हवाबाजी की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मार खाया पाकिस्तान अब धमकी देने पर उतारू हो गया है कि अगर एलओसी पर कुछ हुआ तो वो भी जवाब देगा। आखिर पाकिस्तान की इस हवाबाजी की हकीकत क्या है? सियाचिन में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का सच क्या है, देखते हैं। पाकिस्तान ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान के ऊपर फाइटर जेट उड़ाने का दावा किया। दावा किया गया कि पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट ने सियाचिन के ऊपर काफी नीचे तक उड़ान भरी। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आईं कि एयरफोर्स ने अचानक अपने सभी फॉरवर्ड बेस को पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया है। इस कारतूस से मिराज फाइटर जेट ने उड़ान भरी। पाकिस्तान के ये लड़ाकू विमान सियाचिन ग्लेशियर के करीब गए, उस इलाके तक जिस पर कब्जे के लिए 33 साल से हाथ पांव मार रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस मिराज फाइटर जेट की खासियत क्या है, ये बताएं। इससे पहले जरा सियाचिन के बारे में जान लीजिए, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने फाइटर जेट उड़ाने का दावा किया। समुद्र तल से सियाचिन की ऊंचाई 5400 मीटर है। सर्दियों में इस इलाके का तापमान -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हिमालय के टॉप पर वो ग्लेशियर जहां इंसानी सभ्यता का नामो निशान नहीं, वो इलाका जहां इंच इंच पहाड़ पर हिंदुस्तानी फौज की नजर है। सियाचिन के इस इलाके में फाइटर जेट उड़ाने के पीछे आखिर पाकिस्तान का मकसद क्या है? क्या ये कोई नया प्रोपेगेंडा है? ये जो जहाज आज उड़ाया है वो खाली दिखाने के लिए और शायद उनका अपना ट्रूप्स का हौसला बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। परंतु हमारा जो जहाज है, जो सुखोई जैसे जहाज है, वो बहुत सारा लोड ले सकता है। अभी जो उन्होंने आज मेरे ख्याल में उड़ाया है उनके चीफ के साथ, वो एक मिराज है। वो मिराज काफी पुराना जहाज है और खास लोड नहीं ले सकते। पाकिस्तान ने अपनी इसी तमाशेबाजी के लिए जिस मिराज 5 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, उसकी हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। पाकिस्तान के इस फाइटर जेट की पहली उड़ान 50 साल पहले यानी 1967 में हुई थी। दुनिया के 13 देश इस फाइटर प्लेन की उड़ान बंद कर चुके हैं। जिस फ्रांस में ये जेट बना है, वहीं पर यह विमान इतिहास बन चुका है। सुखोई के रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम के सामने कहीं भी नहीं टिकता पाकिस्तान का ये प्लेन। हिंदुस्तान के सुखोई में 2 क्रू मेंबर होते हैं, जबकि पाकिस्तानी मिराज को सिर्फ एक पायलट उड़ाता है। सुखोई ने पहली उड़ान 20 साल पहले भरी थी, जबकि पाकिस्तानी मिराज की पहली उड़ान 50 साल पहले हुई थी। सुखोई करीब 39,000 किलो वजन के साथ उड़ सकता है, जबकि पाकिस्तानी मिराज की क्षमता सिर्फ 14,000 किलोग्राम तक की है। पाकिस्तान के इस एक्सरसाइज पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी जवाब आया। एयरफोर्स ने कहा, हिंदुस्तान की सरहद में कोई पाकिस्तानी प्लेन आया तो करारा जवाब मिलेगा। खैर, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक्सरसाइज का ये वीडियो ऐसे वक्त जारी किया जब चंद घंटे पहले ही भारत ने पाकिस्तानी चौकियों को उड़ाने के जिंदा सबूत दिए थे। 12,000 अधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी और सभी अफसरों को हर वक्त तैयार रहने को कहा था। एयर चीफ ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि किसी को भी बेहद कम समय में बुलाया जा सकता है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद पाकिस्तानी फौज के अफसर एक ही बात दोहरा रहे हैं कि भारत को जवाब दिया जाएगा। सियाचिन का इतिहास पाकिस्तान की ऐसी न जाने कितनी कोशिशों से भरा पड़ा है। सियाचिन 3 तरफ से पाकिस्तान और चीन से घिरा है। एक तरफ पीओके है, दूसरी तरफ चीन के कब्जे वाला अक्साई चिन, तीसरी तरफ चीन है। पहली बार 1984 में पाकिस्तान ने इस इलाके में कब्जा करने की कोशिश की थी। सियाचिन की 150 पोस्ट पर 10,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। सियाचिन का करीब 75 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पाकिस्तान सोचता है कि अगर सियाचिन पर कब्जा हो गया तो वो चीन से सीधा जुड़ जाएगा। साथ ही टॉप पर होने की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर पर एक साथ नजर रख लेगा। लेकिन पाकिस्तान का यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। हर बार धोखे से वार करने वाले पाकिस्तान को जब भारतीय फौज ने 9 मई को मुंहतोड़ जवाब दिया और फिर उसका सबूत वीडियो के तौर पर भी जारी किया, तो पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया। हिंदुस्तानी आर्मी ने जो 2 वीडियो जारी किए हैं, उनमें पाकिस्तान की चौकियां धुआं धुआं होती दिखाई दे रही हैं। पूरी दुनिया के सामने जिल्लत झेलने के बाद पाकिस्तान ने भी एक वीडियो जारी किया, दावा किया कि उसने भी भारत की चौकियों को तबाह किया था। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है और पिछले 10 दिनों से ये सोशल मीडिया पर वायरल है।
पाकिस्तान के फर्जीवाड़े की पोल खोलने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस घंटे पहले पाकिस्तानी पोस्टों को धुआं धुआं करने का ये वीडियो पूरे देश ने देखा। भारतीय सेना की तरफ से जारी सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की इन तस्वीरों ने हर हिंदुस्तानी का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। एक के बाद एक तनातन गोले बरसाकर भारतीय जवानों ने उन शहीदों का इंतकाम ले लिया जिनके साथ पाक ने बर्बरता की थी। इंडियन आर्मी ने मंगलवार रात पाकिस्तानी पोस्टों को नेस्तनाबूद करने के 2 वीडियो जारी किए। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पाकिस्तानी पोस्टों पर भारत की तरफ से दागे गए गोले और रॉकेट तबाही मचा रहे हैं। हर धमाके के साथ आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता है। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की औकात बता दी। बिलबिलाया पाकिस्तान हिंदुस्तान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन अपने देश की आवाम को धोखा देने के लिए ये फर्जी वीडियो जारी किया। देखिए इसे। इस वीडियो को लेकर पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने भारत के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह किया, उसी अंदाज में पाक ने भारतीय चौकियों को बर्बाद कर दिया। वीडियो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जारी किया। लेकिन हकीकत यह है कि यह वीडियो फर्जी है। क्यों, वो आपको आगे बताएंगे। सबूतों के साथ साबित करेंगे ये वीडियो पाकिस्तान की फर्जिकल स्ट्राइक है। आपको वहां भी ले चलेंगे जहां के बारे में दावा किया जा रहा है कि वीडियो उसी इलाके का है। लेकिन पहले देखिए, पाकिस्तान जिन तस्वीरों को भारतीय चौकियों पर हमला बता रहा है, उसमें एक के बाद एक बम बरस रहे हैं। ताबड़तोड़ गोले दागे जा रहे हैं और सामने पत्थरों से बनी बंकर जैसी जगहें ध्वस्त हो रही हैं। करीब 23 सेकंड के इस वीडियो में एक एक कर कुल 9 धमाके होते हैं। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार सा दिखता है। आपको बता दें, ये वीडियो पाकिस्तानी सेना ने 23 मई को जारी किया है। लेकिन हकीकत यह है कि यही वीडियो पिछले करीब 10 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इंडिया टीवी ने अपने स्पेशल प्रोग्राम आज का वायरल में इस वीडियो की पड़ताल 15 मई को ही की थी और साबित भी किया था कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। हालांकि पाकिस्तान के इस फर्जीवाड़े की पोल पहले ही खुल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पहुंचे, जहां के बारे में पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने भारतीय पोस्टें ध्वस्त की हैं, ताकि पाकिस्तान के झूठ को सबूतों के साथ आपके सामने रखा जा सके। हम इस वक्त नौशेरा सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में ही मौजूद हैं। ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पर जो ऊपर लास्ट पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, वो भारतीय पोस्ट है। और वहां से अगर मैं आपको कुछ दाहिनी तरफ लेकर चलूंगा तो जो गैप आपको बीच में दिखाई दे रहा है और इस गैप के बाद जो छोटी पहाड़ी दिखाई दे रही है, वो पहाड़ी पाकिस्तान के इलाके यानी कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के इलाके का मीरपुर इलाका है। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान की कई ऐसी नटोरियस पोस्टें बनी हैं जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है। ये वही जगह है जहां 9 मई को सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को अंजाम दिया गया। भारतीय सेना ने जो 2 वीडियो जारी किए वो इसी पोस्ट के सामने पड़ने वाली पाकिस्तानी चौकियों पर हमले के हैं। बहरहाल
पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए हमने स्थानीय लोगों से बात की कि क्या उन्हें किसी भारतीय पोस्ट के ध्वस्त होने की जानकारी मिली है। जवाब ने पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया। यहाँ हमारे इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी, हमारे बॉर्डर एरिया में जो हमारा एरिया है नौशहरा सेक्टर का, यहाँ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब झूठ है। तो हमारे जो 9 मई को हमारी जो हुई थी उसकी वीडियो जो जारी हुई है वो हमारे इलाके में हलचल तब हुई थी। हमारे इंडिया वालों ने पाकिस्तान की पोस्टें तबाह की थी, वो सही है। और जो पाकिस्तान कह रहा है वो झूठ है, सिरे से झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर किसी पोस्ट को नुकसान होता है या कैजुअलिटी होती है तो गांव वालों को पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो यहाँ हलचल होती है, पता चल जाता है। आर्मी एरिया, हमारे आर्मी एरिया के नज़दीक ही बिल्कुल रहते हैं, बॉर्डर पे ही रहते हैं। तो कोई भी अगर ऐसी बात होती है तो पक्का यहाँ पता चल जाता है कि ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर पे ये पोस्ट पे नुकसान हुआ है, किसी बंदे को लगी है या कोई कैजुअलिटी होगी, ये हम लोगों को पूरा पता चलता है। ये सिरे से झूठ है। पाकिस्तान सरासर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं पर कुछ नुकसान होता है, क्योंकि आप बॉर्डर के इलाके के रहने वाले हैं, अगर किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो आप लोगों को पता चलता है? हाँ, बिल्कुल पता चल जाता है। कहीं भी अगर कोई भी नुकसान होता है तो हमारे को तुरंत पता चल जाता है। हमने इलाके के एसडीएम से भी बात की, क्योंकि अगर किसी भारतीय पोस्ट पर हमला हुआ होता तो स्थानीय प्रशासन को जरूर खबर मिलती है। लेकिन यहाँ भी हमें वही जवाब मिला जो सच है। हमें सच कोई जानकारी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा कि नुकसान हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह की कोई गोलाबारी कर और पोस्टों को ध्वस्त किया गया? नहीं, हमें सिविल प्रशासन को इस तरीके कोई जानकारी नहीं है कि हमारे सीमा पर ऐसा कुछ हुआ। तो साफ है, जिस वीडियो को पाकिस्तान भारतीय चौकियों पर हमला बता रहा है वो सरासर झूठ है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये सिर्फ पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है और कुछ नहीं। वो वीडियो है, वो पहले भी आया था, आपकी चैनल पे भी आया था, इंडिया टीवी के ऊपर आया था। वो बिल्कुल महज फेक वीडियो है, वो एडिटेड वीडियो है, वो बकवास है। जब हम उनको मार पड़ती है तो उसको बिल्कुल साफ डिनायल मोड में चले जाते। सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, इसीलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक ना करके फायर असॉल्ट करी और उसे कैमरे पे रिकॉर्ड कर लिया, कैप्चर कर लिया। ये है साहब सबूत, ये विजुअल सबूत है। तो उसके जवाब में वो मनगढ़ंत अपने ट्रेनिंग एरियाज में जाके ऊट फटांग वीडियो बनाने शुरू किए। जब देखा कि हम पिट रहे हैं, हमारे देश के सामने हमारा जो है मुंह काला हो रहा है, तो अब है वो घबरा गए हैं। जानकारों के मुताबिक ये पाक सेना की प्रैक्टिस का वीडियो है, क्योंकि जिस जगह को भारतीय पोस्ट बताया जा रहा है वहां तिरंगा भी नहीं नजर आ रहा, जबकि भारत की सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर तिरंगा जरूर होता है। यानी पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को सच कर रहा है। रमन सैनी, इंडिया टीवी, नौशेरा। आपने खुद देखा कैसे पाकिस्तानी सेना के एक अफसर ने फर्जी वीडियो जारी करके अपने ही देश के आवाम को धोखा दिया। बहरहाल इंडिया टीवी की टीम आज उस इलाके में पहुंची जहां से भारतीय फौज ने पाकिस्तान की चौकियों को नेस्तनाबूद किया था। आइए आपको जम्मू के नौशेरा के ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। ये पाकिस्तान को धूल चटाने की तस्वीरें हैं जिसे पूरी दुनिया देख चुकी है। हिंदुस्तान से टकराने की हिमाकत का जवाब इंडियन आर्मी ने एंटी टैंक मिसाइल और गोले बारूद से कुछ इस तरह दिया कि पाकिस्तानी पोस्टों के परखच्चे उड़ गए। भारतीय फौज की दिलेरी का ये वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन अब इंडिया टीवी आपको ग्राउंड जीरो से पाकिस्तान पर की गई इस मुंहतोड़ कार्रवाई की पूरी हकीकत दिखाने जा रहा है। पाकिस्तान की जिन चौकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को अंजाम दिया गया वो सभी जम्मू के नौशेरा सेक्टर के सामने पड़ती थी। लिहाजा हमारे संवाददाता ने वहां का रुख किया। हम जानना चाहते थे कि पाक की जिन चौकियों पर भारतीय गोले दागे गए अब वहां क्या हालात हैं। घंटों के सफर के बाद हमारी टीम उस इलाके में पहुंच गई जहां से वो पाकिस्तानी पोस्ट साफ नजर आती है, जहां हिंदुस्तानी गोलों ने 9 मई को पाकिस्तानी बंकरों का काम तमाम कर दिया। इंडिया टीवी का कैमरा आज आपको वो इलाके दिखा रहा है जहां से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था और सर्जिकल स्ट्राइक 2 को दोहराया गया था। ये सामने जो आप भारतीय सेना की लास्ट अग्रिम चौकियों को देख रहे हैं, इन्हीं चौकियों से मीरपुर के इलाके में पाकिस्तानी पोस्टों को निस्तेनाबूद कर दिया गया। बड़े हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया। ठीक सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हैं उसी के पास पाकिस्तान की वो 3 चौकियां हैं जिन्हें भारतीय फौज निस्तेनाबूद कर चुकी है।
हमारे संवाददाता खतरा उठाते हुए एलओसी के और करीब पहुंचे तो मीरपुर की वो पोस्ट कैमरे की जद में आ गई जहां से पाकिस्तानी सेना दहशतगर्दों की सप्लाई करती थी। वही पोस्ट जिसका वजूद मिटा दिया हिंदुस्तान ने। ठीक सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं वो मीरपुर की पहाड़ी है और पहाड़ी के नीचे जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान की तारा पोस्ट है। और इसी तारा पोस्ट पर भारतीय सेना के जवानों ने 9 तारीख की सुबह 7 बजे बड़े हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हमला बोला था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, मोटार और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ था और इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी पोस्ट को निस्ते नाबूद कर दिया था। अवशेष जो हैं आपको फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे उस पोस्ट के जो बिखर चुकी है, टूट चुकी है और यहाँ पर कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी सूचना मिली है। वैसे अकेली पोस्ट नहीं जो हिंदुस्तानी हमले में बर्बाद हुई है, इसके आसपास की 2 और चौकियां पूरी तरह तहस नहस की जा चुकी हैं। भारत ने 9 मई को पाकिस्तान को सबक सिखाया और 13 मई को बिलबिलाए पाकिस्तान ने इस इलाके में रहने वाले आम लोगों को निशाना बनाया था। हालांकि जब भारतीय सेना ने मोर्चा खोला तो पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया। अब जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी फर्जी वीडियो जारी करके भारत की चौकियों को तबाह करने का दावा कर रही है, उससे उसी का माखौल उड़ रहा है। नवाज शरीफ तो खुद दूध के चले हुए हैं। उन्होंने कारगिल में देखा है कि किस तरह एक जनरल ने उनको अपदस्थ किया और किस तरह पूरे विश्व में उनकी थूथू हुई, किस तरह से जवान बेटे दोनों तरफ से मारे गए। तो अपना विकास का काम करें, अपने देश को भुखमरी से निकालें। उनकी बिल्डिंग्स गिरवी रखी हुई हैं, जिस देश की संसद गिरवी रखी हुई है वो विश्व की महाशक्तियों में शुमार होने वाले भारत, जिसकी जो दुनिया का सबसे युवा देश है, अगर उसे चुनौती देने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि आइसक्रीम हिमालय को आंख दिखा रही है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान का वजूद ही हिंदुस्तान के विरोध पर टिका है। शायद यही वजह है कि वो बार बार भारत के हाथों पिटने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। रमन सैनी, इंडिया टीवी, नौशेरा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आखिरी सलामी, आखिरी सौगंध। स्वागत है आपका एक बार फिर। और आज हम शुरुआत करते हैं शहादत के सम्मान से, जिसमें गम भी है, गुस्सा भी है। गम की तस्वीरें रुलाती भी हैं क्योंकि एक 11 साल का बेटा अपने शहीद पिता की चिता को अग्नि दे रहा है। गम की तस्वीरें रुलाती हैं क्योंकि एक सुहागन की कलाई अब सूनी हो गई है। तस्वीरें रुलाती हैं क्योंकि एक माँ के आंसू कलेजा चीर कर रख देते हैं। लेकिन इस तस्वीर से जुदा एक गुस्से और जिद की तस्वीर भी है, जिसमें शहीद के 11 साल का बेटा बड़ा होकर अपने पिता जैसा दिलेर फौजी बनना चाहता है। इसमें छोटा भाई अपने बड़े भाई की तरह दुश्मनों को बर्बाद करना चाहता है। हम बात कर रहे हैं गोरखा रेजिमेंट के 3 शहीदों की, जिन्हें हिमाचल के सोलन में आज अंतिम विदाई दी गई। चिता की चटकती लकड़ियों से धधकती इस आग में ना जाने किस किस की जिंदगी बेमानी हो गई। बहादुर पापा को सलामी देते 11 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। दहाड़ मारकर शहीद से लिपटी पत्नी की जिंदगी उजड़ गई। वो लाल लाल चूड़ियां चकनाचूर हो गई जो कभी सुहाग की निशानी थी। वो मां बेसहारा हो गई जिसकी बुढ़ापे की लाठी चिता की आग में समा गई। उस भाई का अरमान उजड़ गया जो वतन की खातिर भाई जैसा दिलेर सिपाही बनना चाहता था। सिर्फ एक दिन में 3 परिवारों की जिंदगी बेमतलब हो गई। ये भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के वो 3 शहीदों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम में आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन के सुबाथू बेस कैंप में गोरखा राइफल्स के 3 जवानों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी गई। तीनों शहीद नेपाल के रहने वाले थे।
इन गोरखा जवानों में तमर बहादुर भी थे, जिसके 11 साल के बेटे मिलन को अब कभी पापा का साया नसीब नहीं होगा। इस तस्वीर को देख, एक छोटे बच्चे पर टूटे गम के पहाड़ को देख सुबाथू बेस कैंप रो रहा था। हर आंखें नम थी, हर चेहरा उदास था। 3 जो शहीदों की यहाँ शहादत हुई है और उनको आज यहाँ पे अंतिम उनका संस्कार हुआ है, अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। सुबाथू सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सुबाथू गोरखा राइफल्स का बेस कैंप है। वहाँ पे पहली बार जो है आप देख सकते हैं कि जो मिलन है अपने पिता को आखिरी बार सल्यूट कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा पल है जब खास तौर पे जो मिलन है अपने पिता को आखिरी बार सैल्यूट कर रहा है। ये वो 3 शहीद थे जिन्होंने नौगाम में नियंत्रण रेखा पार कर रहे 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों से लोहा लिया और मार गिराया। आतंकवादियों से मुठभेड़ आसान नहीं थी, लेकिन मौत से ना डरने वाले गोरखा जवानों ने आतंकियों के मंसूबे नस्तो नाबूद कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस लड़ाई में उन्हें भी गोलियां लगी, जो आखिरकार जानलेवा साबित हुई। पढ़ाई करने के लिए बोलते थे? हाँ। क्या कहते थे? पढ़ बेटा पढ़, बड़ा भविष्य में तुझको बड़ा आदमी बनना है। भविष्य आदमी बड़ा आदमी बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा बातचीत करने के लिए। ये मिलन है तमर बहादुर का बेटा और आज अपने पिता को इसने आखिरी सलामी दी है। और यही बहादुर बच्चा है जो अपने पिताजी को मुखाग्नि दे के आया है और अपने पिता को सल्यूट भी इसने किया, आखिरी सलाम इसने किया। हवलदार गिरीश गुरुंग ने भी नौगाम मुठभेड़ में जान की परवाह नहीं की। फर्ज निभाते हुए गिरीश ने गोरखे सिपाही की तरह लड़ते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। आज घर परिवार और पत्नी को अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए तो दिल का दर्द आंसुओं से बयां होने लगा। शहीद की पत्नी शब्द से लिपट कर रोने लगी। गोरखा रेजिमेंट के शहीदों में 26 साल के राइफलमैन रॉबिन शर्मा भी थे। कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। शादी के बाद जिंदगी बसती, उससे पहले दुश्मनों की गोलियों से उजड़ गए। ये सदमा रॉबिन शर्मा की पत्नी के लिए भी गहरा था और मां के लिए भी। शहीद रॉबिन के शव को भाई राजेश ने मुखाग्नि दी। भाई गुस्से में कहता है कि पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई का वक्त है और वो फौज में शामिल होकर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। राजेश, निश्चित तौर पे दुखदाई पल है। आपने खुद अपने भाई को भी मुखाग्नि दी है, पर अपने भाई के बारे में थोड़ा सा बताएं। जब भी आते थे क्या कहते थे? क्योंकि जिस बहादुरी का उन्होंने परिचय दी है, हर किसी को उनके ऊपर गर्व है। आज मां है, आप खुद गर्व महसूस कर रहे होंगे। भारत माता की सेवा करते हुए उन्होंने जान दी है, क्या कहना चाहिए? मेरे भाई एक बहादुर इंसान थे। वो हर छुट्टी पे घर जाते थे तो वो कहते थे इंडिया में पाकिस्तान को टेररिस्ट को जड़ से खत्म करना चाहिए, यही बोलता था वो बार बार। दरअसल 22 मई को कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी ऑपरेशन के दौरान जवानों को घुसपैठिए दिखे। जवानों ने चैलेंज किया तो घुसपैठे आतंकी गोलियां बरसाने लगे। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। इसी मुठभेड़ में गोरखा रेजिमेंट के 3 जवान शहीद हो गए। जिस तरह का आज यहाँ पे माहौल है वो काफी दुखदाई है। 3 यहाँ पे चिताएं जल रही हैं और हर किसी की आंखें नम हैं और हर कोई उनको आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है। सुबाथू सोलन से कैमरा पर्सन कुमार के साथ गौरव वालिया, इंडिया टीवी। शहीदों को हमारा भी सलाम। अब बात योगी आदित्यनाथ के सूबे के उस जिले की जो सरकार के लिए एक चैलेंज, एक चुनौती बन चुका है। पिछले 3 हफ्तों से सहारनपुर जल रहा है। हालात ये हैं कि पुलिस कप्तान को बदल दिया गया, जिले के कलेक्टर को बदल दिया गया, डीआईजी बदल दिए गए। लखनऊ से सहारनपुर तक योगी के काबिल अफसर परेड कर रहे हैं, लेकिन सख्ती और तमाम एक्शन के बावजूद हालात बेकाबू हैं। योगी सरकार को सबसे बड़ी चुनौती उस भीम आर्मी से मिल रही है जिसने 2 साल के अंदर पूरे इलाके में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली है। ये भीम आर्मी क्या है, किससे है इसकी अदावत, इस आर्मी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं और कैसे ये योगी के लिए चुनौती बन चुकी है, देखिए। कुछ इसी तरह लहूलुहान है सहारनपुर। बीते 3 हफ्तों में राइफल, रिवॉल्वर, छुरी, तलवार से खूनी हमले हो रहे हैं। आमने सामने हैं ठाकुर और दलित।
सहारनपुर में तनाव का सेंटर पॉइंट है यही शब्बीरपुर, जो भीमसेना के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का गांव है। तनाव का आलम यह है कि सहारनपुर को शांत करने में योगी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। लखनऊ से तमाम आला अधिकारी सहारनपुर तलब हैं। सहारनपुर की जातीय हिंसा की आग में इतनी तपिश है कि योगी सरकार ने जिले के कलेक्टर और एसएसपी को सस्पेंड कर दिया। दलितों के गांव शब्बीरपुर में पुलिस प्रशासन का कैंप लगा है। तनाव के दूसरे केंद्र यानी ठाकरों के गांव शिमलाना में भी पूरा पुलिस बंदोबस्त है। सहारनपुर के शब्बीरपुर से शिमलाना गांव तक सवाल एक ही है, आखिर हिंसा थम क्यों नहीं रही? क्यों एक गुट दूसरे की जान लेने पर आमादा है? क्या यह हिंसा प्रायोजित है और इसी बहाने राजनीति की रोटी सेकी जा रही है? इन सवालों का जवाब शब्बीरपुर की गलियों में है। शब्बीरपुर के इस मकान में है जहां दलितों की भीमसेना का अंडरग्राउंड मुखिया चंद्रशेखर रहता है। बेहद संगठित तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर चंद्रशेखर ने नौजवानों से लैस भीमसेना बनाई है, जिसे प्रशासन फसाद की वजह मान रहा है। देखिए, भीम आर्मी की अगर हिस्ट्री आप देखिए तो इसको यंगस्टर्स ने स्टार्ट किया था एक सोशल कैंपेन के रूप में कि दलितों के बीच जो एजुकेशन लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, और कई जगह इन्होंने विद्यालयों को सपोर्ट किया। लेकिन जो इधर इस पिछले कुछ समय से इसका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी आ रहा है, और सोशल मीडिया में यंगस्टर्स को एक्टिवेट करना, खास करके ऐसी एविडेंस मिल रही है कि वायलेंस के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने भीमसेना कैसे बनाई और कैसे वो दलित नौजवानों की फौज खड़ी करता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन एक तस्वीर ये है, मंगलवार को शब्बीरपुर गांव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दौरा किया। इस दौरे की वजह से बड़ी संख्या में दलित शब्बीरपुर में जुटे, जिसकी वजह से तनाव कायम हुआ। फिर जैसे ही मायावती शब्बीरपुर गांव से वापस लौटी, सहारनपुर में हिंसा का नया अध्याय लिखा गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जैसे ही मायावती ने अपना भाषण खत्म किया, उसके बाद से सारे लोग वापस लौट रहे थे, तभी बड़गांव रोड पर एक हमला हुआ। हमलावर जो है नकाब पोस्ट थे और उन्होंने HR 58P0181 गाड़ी पर हमला किया। इसमें 5 से 6 लोग बैठे हुए थे और हमलावरों ने गोलियां भी चलाई और इसके साथ साथ तलवार से लोगों पर हमला किया। ये ब्लड स्पॉट ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उन्होंने लोगों पर हमला किया, और इसके साथ ही हमलावरों ने उतार कर लोगों को गाड़ी से उतार कर मारा है। यहाँ पे मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये जो बुलेट्स मार्क हैं और ये खोखे भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से गोलियां चली और कैसे कैसे मारा गया। इस हिंसा ने योगीराज की कानून व्यवस्था को चैलेंज दे दिया। सवाल उठे कि क्या सहारनपुर को संभालने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाकाम हो रहे हैं? 2 हफ्ते से सहारनपुर में शांति लाने में फेल सरकार ने फौरन यूपी के गृह सचिव, ADG लॉ एंड ऑर्डर और STF के IG को रातों रात सहारनपुर कूच करने का आदेश दिया। इन अफसरों के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला, लेकिन प्रशासन की चुनौतियां शब्बीरपुर के इन गलियों में नहीं बल्कि उस सोशल मीडिया से ज्यादा हैं, जिसके जरिए भीम आर्मी का मुखिया चंद्रशेखर नौजवानों को एकजुट कर रहा है। बीते कुछ दिनों में प्रशासन को ऐसे सबूत भी मिले हैं कि सामाजिक कार्यों के लिए बनी भीमसेना अब हिंसा में शामिल है। देखिए, सोशल मीडिया पे अब तक जो निकल के आ रहा है उसमें मेनली यही है कि ये लास्ट फ्यू डेज में मोबिलाइज करने के काम, इनकी सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ गई है, मेंबरशिप बढ़ गई है सडनली, तो मोबिलाइज करने के लिए किया जा रहा है। उसको हम लोग ज्यादातर काउंटर मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ही कर रहे हैं, क्योंकि जो अफवाहें फैल रही हैं उसको न फैलें, जो गलत चीजें, गलत इन्फॉर्मेशन वो न फैलें। आइए आपको बताते हैं कि 2015 में बनी भीमसेना ने इतनी जल्दी दलित नौजवानों के बीच पैठ कैसे बनाई और आज वो कैसे योगी सरकार के लिए सबसे बड़े सिरदर्द के तौर पर सामने आई है। भीम आर्मी के फॉलोअर्स हमेशा एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहते हैं। इस बात की तस्दीक करते हैं ये फेसबुक पेजेस। आप देख सकते हैं फेसबुक पर भीम आर्मी के अलग अलग शहर और अलग अलग राज्यों के कई फेसबुक पेज बने हुए हैं। हर जगह का, हर शहर का, ये देख सकते हैं भीम आर्मी मेरठ, यानी कि हर शहर हर जगह का एक अलग फेसबुक पेज है और सभी फॉलोअर्स एक दूसरे से इन्हीं फेसबुक पेजेस के जरिए संपर्क में रहते हैं। सोशल मीडिया की ताकत की बदौलत चंद्रशेखर दलित नेता के तौर पर उभरा है। यही वजह है कि मायावती जैसी दलित नेता भी परेशान है। दलितों में फिर पैठ बनाने के लिए ही वो फिर से मशक्कत कर रही हैं और इसी कड़ी में उन्होंने शब्बीरपुर का दौरा भी किया था। पूरे मामले को लेकर राजनीतिक जमकर हो रही है।
उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। हालिया दिनों में जो प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसमें यह देखा गया है कि जो दलित वोट है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। मायावती की पार्टी को इस बात की कमी खल रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसका जनाधार छिनता हुआ जा रहा है। ऐसे में इस तरह के मुद्दे, सहारनपुर के मुद्दे, उसकी पार्टी को जीवित कर सकते हैं और इन मुद्दों को वो छोड़ना नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि वो पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को उठाने में लगी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जो वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है वो ना छोड़ के जाए, इसके लिए हर तरह की कोशिश की जाए। और इन सब के बीच राजनीति है और इसी राजनीति के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम आदमी सहारनपुर का। राजनीति से अलग तनाव की असल वजह है हाल के दिनों में भीमसेना की ताकत बढ़ी है। इससे सहारनपुर और आसपास के इलाकों में दलितों और ठाकुरों के बीच तनाव के हालात बन रहे हैं। हकीकत तो ये भी है कि सहारनपुर में ठाकुरों की लॉबी के पीछे पूर्व समाजवादी सरकार के मंत्री के बेटे कार्तिकेय राणा है, जो 9 मई की घटना के बाद फरार है। तनाव की इस हकीकत से शब्बीरपुर गांव के लोग परेशान हैं। मायावती के दौरे के बाद जिस तरह फिर से सहारनपुर में हिंसा हुई, उसके बाद गांव वालों ने गांव में किसी भी राजनेता के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। गांव वालों के मुताबिक तनाव की वजह राजनीतिक वर्चस्व है, जिसमें न दलितों की भीमसेना पीछे है और न ठाकुरों की लॉबी। पुलिस के आला अधिकारी सहारनपुर के गांव में कैंप कर रहे हैं। नेता भी बीच बीच में आ ही जा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी चीजें बनने के बजाय बिगड़ती जा रही हैं। क्या वजह है, खुद लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, जो माहौल शांत होना चाहिए था, शाम तक होते होते कुछ न कुछ हो जाता है? कौन उकसा रहा है इसको? सर, इसमें तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो डीएम की है जी। अगर डीएम इसमें परमिशन ना देता तो ये कल झगड़ा ना होता। मतलब आपको चाहिए था कि पॉलिटिशियन कल मायावती को नहीं आने देना चाहिए? नहीं, मायावती आती है पर इतने आदमियों को या जुलूस वगैरह निकलना नहीं चाहता। ये भीम आर्मी है ना, इसने कल झगड़ा करा, इसने कल राजपूत के ठाकुरों के घर में आगजनी करी, इससे ये झगड़ा हुआ। और यही है, किसी ने बड़े नेता का हाथ है ये झगड़ा करवाना। बहरहाल सहारनपुर में अमन चैन कायम करना योगी सरकार के लिए सिरदर्द बना है। प्रशासन की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद सहारनपुर की लपटें कब बुझेंगी, ये बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी से आग ठंडी होगी या भड़केगी, ये भी कोई नहीं जानता। कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, कहां है? आपको हम इस सवाल का जवाब न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि वो पुल दिखाएंगे भी। देश में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये ऐसा महासेतु है जिससे असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी 165 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। लेकिन उस पुल की खासियत बस इतनी ही नहीं है। इस ब्रिज के बनने के बाद चीन चिढ़ रहा है। चीन की परेशानी इस वजह से है कि ब्रिज के रास्ते भारतीय सेना के टैंक भी बहुत तेजी से चीन बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अकड़ दिखाने वाले चीन के लिए यह ब्रिज मुसीबत का सबब बनकर आ रहा है। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महासेतु का उद्घाटन करेंगे। ये तस्वीर विदेश की नहीं, देश की है। ये समंदर की नहीं, एक नदी की तस्वीर है। जहां तक नजरें जा सकती हैं, वहां तक पानी का अपार विस्तार है। लेकिन इस तस्वीर का सबसे रोमांचक हिस्सा है ये ब्रिज, ये पुल, ये सेतु जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी की उफनती धाराओं के ऊपर सीना तान के खड़ा है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। इसका नाम है धौला सादिया सेतु। हम आपको दिखाएंगे धौला सादिया ब्रिज, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना ये ब्रिज इसे पार करने में करीबन 4.5 घंटे लगते थे। फेरी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया। लेकिन अब इस ब्रिज के बन जाने से ये पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। पूर्वोत्तर भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का मादा रखने वाले इस पुल को अगर देश का महासेतु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये ब्रिज दक्षिण में असम के तिनसुकिया जिले को उत्तर में असम के सादिया से जोड़ेगी। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर होगी, जिसके कारण असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी 165 किलोमीटर कम हो जाएगी और अरुणाचल प्रदेश जाने में 5 घंटे कम लगेंगे। ये पूरा ब्रिज 9.15 किलोमीटर का है। चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का तेज बहाव, ऊपर से 2 और नदियां अरुणाचल से आकर मिलती है।
इसको पार करने में घंटों लगते थे। 4.5 घंटे का समय अब 30 मिनट में पूरा। देखिए, ब्रिज को क्रॉस करने में अगर हम 60 के स्पीड में जाते हैं तो लगभग 10 मिनट में हम क्रॉस कर जाते हैं ब्रिज को। और पहले फेरी में हम लोग पार करते थे तो फेरी में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगता था पार करने के लिए। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो ये बहुत ही बड़ा मतलब अचीवमेंट है। इस पुल का निर्माण 2011 में शुरू हुआ और 5 वर्षों तक लगातार काम होने के बाद 2016 के अंत में ये पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। 2017 के शुरुआती महीनों में पुल की फिनिशिंग हुई और अब 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि उग्रवाद प्रभावित असम के स्थानीय लोगों में पुल को लेकर इतना उत्साह था कि कभी पुल निर्माण में रुकावट नहीं आई। यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी बहुत सपोर्ट मिला हम लोगों को और पब्लिक का भी बहुत सपोर्ट मिला। खास करके सदिया में जो है वो बहुत ही सपोर्ट मिला, क्योंकि सदिया जो है बिल्कुल एक असम से कटा हुआ भाग है और ये इनको एक ब्रिज चाहिए था। इसके वजह से जो इनका लोकल सपोर्ट हम लोग को बहुत ही मिला, ये काम करने के लिए बहुत ही सपोर्ट मिला। वैसे 9.15 किलोमीटर लंबे पुल यानी देश के सबसे लंबे ब्रिज को ब्रह्मपुत्र नदी में बनाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और तेज धाराओं के चलते पिलर और सुपर स्ट्रक्चर के काम में रुकावट आ सकती थी। इसके लिए ढोला वो क्षेत्र है जहां अरुणाचल प्रदेश से 2 नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, जिसकी वजह से नदी की चौड़ाई काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा चुनौती आई वो था ब्रह्मपुत्र की उफनती नदी के ऊपर का हिस्सा, जो कि करीबन 4 किलोमीटर का है। और यही सबसे बड़ी चुनौती इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए थी कि कैसे इसको पूरा किया जाए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का उफान, ब्रह्मपुत्र के बाढ़ की वजह से ये सादिया हिस्सा पूरी तरह से असम से कट जाता था। यहां तक कि भारतीय सेना के लिए ट्रुप मूवमेंट करना भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि नदी के रास्ते ट्रुप मूवमेंट होने में बहुत चुनौतियां थी और साथ में स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने की वजह से टैंक मूवमेंट या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों को ले जाने में भी चुनौतियां थी। इन मुश्किलों के अलावा यह असम का भूकंप प्रभावित जोन भी है, लेकिन इंजीनियरिंग के कमाल से हर मुश्किल को आसान बना दिया। 3 नदियां यहां पर आके मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र, नोडी और तीसरी नदी, यानी कुल मिलाके इसी पॉइंट पर इनका संगम होता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत यहां के लोगों के लिए थी, क्योंकि जब भी बाढ़ यहां पर आती तो ये पूरा सादिया हिस्सा अलग असम से हो जाता, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती, सब डिवीजन ये था, इसलिए चुनौतियां और मुश्किल और बढ़ गई थी। ब्रेक का वक्त हो गया हमारे लिए, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में जरूर देखिए सरकार बनाम विपक्ष का फुटबॉल मैच।